गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। क्लियर। जब हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा था ना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ फॉर्म। अब लाइफ फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास लाइफ फॉर्म्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, और हम इन प्लांट्स के बारे में पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। और हमको किसके बारे में बात करना है? एनिमल्स के बारे में बात करना है, और देखना है कि एनिमल्स में कितनी ज़्यादा हमको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, कैसी स्पीशीज़ होती हैं, उन पे कौन कौन से खतरे मंडरा रहे हैं, ये सारी बातों के बारे में हमको देखना है। देखो, जब हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, जहाँ पर हमको एनिमल्स के लगभग में 90,000 स्पीशीज़ 90,000 स्पीशीज़ हमको देखने को मिलता है, और अप्रॉक्स हमको कंट्री में 2,000 बर्ड की स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये टोटल कंस्टिट्यूट करता है 30% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। मतलब 13% ऑफ द टोटल वर्ल्ड का मतलब ये है कि अगर दुनिया में 100 तरीके के जानवर या फिर एनिमल्स वगैरह हैं, तो उसमें से 13 एनिमल्स या 13 टाइप्स के एनिमल्स कहाँ पर हैं? इंडिया में है। डाइवर्सिटी इंडिया की 13% पूरे वर्ल्ड का डाइवर्सिटी को हम सपोर्ट करते हैं। और हमारे पास फिशेस के भी 2,546 स्पीशीज़ हैं, जो कि वर्ल्ड में कितना अकाउंट करता है? 12% अकाउंट करता है। इट शेयर्स बिटवीन 5 to 8% वर्ल्ड एम्फीबियंस, और हमारे पास एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स की भी अच्छे खासी डाइवर्सिटी है। अब देखो, ये डाटा याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये बस तुमको एक रफली आइडिया दे रहा है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितनी है। अब देखो, अब होता है ना कि हमारे पास जानवर, एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक, लेकिन इसमें कुछ जानवर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरे इन्वायरमेंट और पूरे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में मेजर रोल निभाते हैं। इसमें सबसे पहला रोल आता है किसका? एलिफेंट का। और सबसे पहला रोल एलिफेंट का क्यों आ रहा है? क्वेश्चन तो आना चाहिए ना कि एलिफेंट ही क्यों, वाई एलिफेंट को ही यहाँ पर हम सबसे पहले क्यों रख रहे हैं। तो क्वेश्चन ज़रा सुनो देखा, ध्यान से सुनना। होता ये है कि अगर जंगल में फॉरेस्ट है, तो जंगल में फॉरेस्ट है तो बाकी जानवरों को सरवाइव करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि शेर घास खा नहीं सकता, ठीक है। और देखो, एलिफेंट को ना, किसको? एलिफेंट को हम फॉरेस्ट का इंजीनियर भी बोल सकते हैं, यानी इंजीनियर ऑफ फॉरेस्ट। अब ऐसा उसको बोला क्यों जाता है? देखो, होता है कि फॉरेस्ट में हमारे बहुत सारे होंगे प्लांट्स, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स। अब इन प्लांट्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि इन प्लांट्स को हटाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, किसी भी बड़े जानवर के लिए, चाहे वो लॉयन हो, चाहे वो डियर हो, जिराफ हो, किसी भी जानवर के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक हाथी जब भी चलता है ना, तो वो अकेले नहीं चलता। एलिफेंट ऑलवेज ट्रैवल इन अ ग्रुप। हाथी हमेशा एक ग्रुप में चलते हैं। इससे होता ही है ना कि सबसे बड़ा जो हाथी होता है, ठीक है, सबसे आगे ग्रुप में चलने वाला हाथी करता ये है कि अपने सामने के जितने भी पेड़ पौधे आते हैं, मान लो ये आया, इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देगा, ठीक है, इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देगा, और इस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देगा। जिससे हुआ क्या? फॉरेस्ट में एक जगह क्रिएट हुई। फॉरेस्ट में ये जो हमको एक्स्ट्रा एरिया मिला, ये एक जगह क्रिएट हुई। अब इतने एरिया में बाकी एनिमल्स के चलने के लिए जगह बनती है, ये सबसे पहला यूज़ है, ठीक है। अब ये एरिया जब बचा तो ये एरिया खाली हो गया। अब ये एरिया अपना जो फर्टिलिटी है रीगेन कर सकता है, ठीक है। और ख़ासकर देखो, हाथी कुछ भी जंगल में खाता है, ठीक, तो उसका जो डंग होता है, हाथी का जो गोबर बोल सकते हो, या फिर जो वो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करता है, उसके एक्सक्रीटा से सीड्स निकलते हैं। मान लो यहाँ पर एक एप्पल का ही ट्री था, ठीक है, हाथी ने क्या खाया? एप्पल खाया। अब हाथी का जो डंग होगा उसमें एप्पल के सीड्स हमको मिलेंगे, और हाथी अगर घूमते 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 जंगल के दूसरे किनारे में गया और वहाँ पर उसने डंग या फिर गोबर किया, तो वहाँ पर उसका सीड, पहले तो हाथी का एक्सक्रीटा खुद मान लो कि मैन्योर की तरह काम करेगा, तो उसको सीड को जर्मिनेट होने के लिए
प्रॉपर जो हमको कंडीशन चाहिए वो मिल जाएगा उसको, और फिर यहाँ पर ही प्लांट का ग्रोथ होगा। तो हाथी तो पहला जंगल में चलने के लिए रास्ता बना रहा है, ताकि लॉयन, टाइगर, जो डियर्स वगैरह हैं, जो बाकी एनिमल्स हैं, वो अपना मोबिलिटी कर सकें। और ये जंगल के एक्सपेंशन में भी एक प्राइमरी रोल निभा रहा है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि हाथी जो है ना, हमारे फॉरेस्ट का एक की स्टोन स्पीसीज है। कौन सा स्पीशीज़? की स्टोन स्पीशीज़। अब देखो, की स्टोन का मतलब समझ सकते हो, जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। अब ज़्यादातर हाथी हमको देखने को कहाँ मिलते हैं? असम, कर्नाटका, केरला, इन जगहों पर। और हाथी के अलावा भी कुछ एनिमल्स हैं, जैसे हमारा वन हॉर्न राइनोसोरस, ये हमको असम में देखने को मिलता है। वो भी मोर और लेस हाथी की तरह कुछ ना कुछ काम कर सकता है। राइनोसोरस के पास भी उतनी स्ट्रेंथ होती है। अब देखो, अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं ना जो स्वैम्पी और मार्शी एरिया में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। और ये लैंड हमको कहाँ देखने को मिलता है? असम और वेस्ट बंगाल के एरिया में। अब खासकर जब हम बात करते हैं एरिड एरियाज़ की, एरिड एरियाज़ लाइक राजस्थान एंड कच्छ एरिया, जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, तो वैसे जगहों पर क्या बोलेंगे? वैसे जगहों पर थार का डेजर्ट भी एरिड एरिया में आता है। वैसे जगह पर हमको ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल देखने को मिलेंगे जो वैसी कंडीशंस में सर्वाइव कर पाए। जैसे एरिड एरिया में सर्वाइव करने के लिए सबसे फेमस हमारा वो एनिमल कौन सा है? कैमल। कैमल रेगिस्तान में सर्वाइव कर सकता है। वाइल्ड एस, ये भी सर्वाइव कर सकता है बिना पानी के। बाइजन, बाइजन ज़्यादा कुछ नहीं, ये बफेलो या फिर ऑक्स का या बुल का एक, मतलब बोल सकते हो कि जंगली कैटेगरी का है, जो कि फेमस है एरिड रीजन में सर्वाइवल के लिए। नीलगाय और गैज़ल और भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो कि वैसे एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। मंकी की भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं इंडिया में। अब देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना, बस इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर टाइगर और लॉयन दोनों पाए जाते हैं। वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर टाइगर और लॉयन दोनों पाए जाए, बस इंडिया एक ऐसी कंट्री है। ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब इन दोनों का जो रोल होता है ना फॉरेस्ट में सेम होता है, ठीक। तो होगा ये कि जहाँ पर हमको टाइगर देखने को मिलेगा वहाँ पर लॉयन नहीं देखने को मिलेगा, और जहाँ पर लॉयन मिलेगा वहाँ पर टाइगर नहीं देखने को मिलेगा। ये दोनों मतलब ऐसे हैं कि एक जगह पर रह ही नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए हमारा जो लॉयन होता है प्राइमरली हमको देखने को मिलता है गिर फॉरेस्ट गुजरात में, ठीक है। और टाइगर हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश और कुछ एरिया, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट का हमने एरिया देखा था वेस्ट बंगाल का, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा का एरिया, वहाँ पर हमको टाइगर्स देखने को मिलेंगे। तो इनका जो हैबिटेट होता है, रहने का जगह होता है, अलग अलग होता है लॉयंस और टाइगर्स का। देखो, टाइगर का एरिया कहाँ पर? मध्य प्रदेश, और ये सुंदरवन का वेस्ट बंगाल एरिया। और देखो, अब साथ में हमारे पास लिपर्ड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमालयन रीजन में, ठीक है। और ये मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली। अब कैट फैमिली का मतलब समझना है। कैट फैमिली जो बोल रहे हैं ना, एक फेमस स्पीशीज़ होती है जिसको बोलते हैं बिग कैट्स। बिग कैट्स का मतलब होता है कि जो सिमिलर बिल्लियों की तरह ही दिखते हैं जैसे में। एक हो गया लॉयन, टाइगर, ठीक है, देन पूमा, देन लीपर्ड, ठीक है, फिर तुम्हारा जैगवार और एक स्नो लिपर्ड। अब ये जितने भी ये एनिमल्स हैं ना, ये एनिमल्स खासकर ये सब एक कैट की तरह ही देखने को मिलते हैं, और इनको कलेक्टिवली, इनको एक साथ हम एक नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बिग कैट्स। अब देखो, अब जो हमारा हिमालयन का भी एरिया है, जो हमारे हिमालय का रीजन है, वहाँ पर हमको बहुत सारा डाइवर्सिटी के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिमालयन, ये तिब्बतियन एंटेलोप देखा ही होगा हमने, एंटेलोप का पिक्चर देखा था पिछले लेक्चर्स में। वाइल्ड शेप, कियांग और तिब्बतियन वाइल्ड एस, ठीक है। स्नो लिपर्ड और रेड पांडा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है कहाँ की? हिमालयन रीजन की, ठीक है। तो हमने अब तक कहाँ कहाँ देख लिया? हमने एरिड रीजन देख लिया, हमने आसाम का एरिया देख लिया, वेस्ट बंगाल का एरिया देख लिया। अब कुछ एरियाज़ बचे हुए जहाँ पर जैसे रिवर्स, लेक, कोस्टल एरियाज, मरीन, खासकर अब किसकी बात करने वाले हैं? मरीन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जैसे टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये भी इंडिया में बहुत अच्छे नंबर से पाए जाते हैं, ठीक है।
और अब बर्ड्स की अगर बात करूँ तो इंडिया में बर्ड्स जो हैं बहुत कलरफुल हमको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे पिकॉक है, पीजेंट है, ये डक्स है, ठीक, पैराकाइट्स, क्रेन्स, पीजन्स, ये सब टाइप के बर्ड्स हमको देखने को मिलता है। और ये बर्ड्स ज़्यादातर रहते कहाँ पर हैं? तो ये बर्ड्स हमको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट एरियाज़ में और वेटलैंड्स में। वेटलैंड्स का मतलब समझ सकते हो, ऐसा ज़मीन जहाँ पर ज़्यादातर वाटर लॉगिंग रहता है, मतलब ज़्यादातर पानी वहाँ पर रहे, तो वैसे एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स, मतलब जहाँ का ज़मीन गीला हो। अब देखो इतने सारे देखने के बाद ना, अब ये तो समझ लो कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के हमको एनिमल देखने को मिलते हैं। अब अगर इसके बाद बात करें तो हमने मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये फ़िश वगैरह न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट समझते हो उन्हें, ऐसे कीड़े वगैरह, वो हमको पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स के पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं, ठीक है। और वो जो एक्सक्रीटिंग करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंसेक्ट्स इज़ हार्मफुल, ये सब रहने दो। अब देखो ये ज़रा न्यूज़ देखना, ये बोलना क्या चाह रहा है न्यूज़। यहाँ पर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? वल्चर्स को बचाना चाहती है, ठीक है। ऑल नॉट लॉस्ट टाइगर अलाइव इन कूनो, मतलब सारे जगह पर टाइगर नहीं मरे हैं, कुछ जगह पर मरे हैं जहाँ पर अभी ज़िंदा है, कुछ जगह पर वो क्या है, कूनो में भी टाइगर ज़िंदा है। टाइगर डाइंग सेंसस कन्फर्म्स, मतलब जो गवर्नमेंट ने सेंसस करा हुआ है वो कंफर्म बता रहा है कि अब टाइगर्स मर रहे हैं। गुजरात हैबिटेट टर्न गुल ग्रेवयार्ड्स, मतलब ये गुल एक बर्ड है और वहाँ के गुजरात के हैबिटेट में जो चेंज आ रहा है वहाँ पर ये गुल जो बर्ड्स है मर रही है, ठीक। यहाँ पर देखो, नॉट टू टाइगर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन बॉडी, मतलब वही टाइगर के प्रोटेक्शन की बात करी है। यहाँ पर भी टाइगर के डेथ के बारे में कंसर्न दिखाया जा रहा है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि राइनोज को मारा जा रहा है, किस चीज़ के लिए? उनके हॉर्न को लेने के लिए। मतलब क्या, ये सारे न्यूज़ एक जगह पर फोकस कर रही है, वो क्या? एनिमल्स ऑफ इंडिया आर इंडेंजर्ड, मतलब वो खतरे में, ये सारे एनिमल्स क्या है, किसी ना किसी खतरे में है। बिकॉज ऑफ हुम? बिकॉज ऑफ ओनली वन स्पीशीज, दैट इज़ ह्यूमन्स। हमारी वजह से इनको खतरा है। अब इनको बचाने का जो जिम्मेदारी है वो हमारी ही है, बिकॉज जैसे वो क्वेश्चंस थोड़ी देर पहले हमको देखने को मिलता है, फिर लास्ट लेक्चर में, कि अगर ये सारे एनिमल्स मर जाते हैं तो फिर हुआ क्या। अब देखो, एक समझना है कि हमारे जंगल में ना टाइगर की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब होता ये है फॉरेस्ट में कि देखो, हम ज़्यादातर फोकस देते हैं टाइगर और लॉयन के कंजर्वेशन पे, कि लॉयन और टाइगर को मारना नहीं है। एलिफेंट का तो इम्पोर्टेंस हमने देख लिया, तो ये तो पता चल गया कि भाई एलिफेंट क्यों ज़रूरी है। और सेम एलिफेंट की तरह ही हमारा राइनो भी है, राइनोसोरस, उसका भी इम्पोर्टेंस हमको समझ में आ गया होगा। लेकिन वाई वी आर फोकसिंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ लॉयन एंड टाइगर? देखो, लॉयन जो है हमारा फॉरेस्ट में किसको कंज्यूम करता है? हर्बीवोरस एनिमल्स को, जैसे डियर्स, इनको कंज्यूम करता है ना, डियर्स, ऑक्स, फिर तुम्हारे बोल सकते हो ज़ेब्रास, इन सबको कंज्यूम करता है, इन सबको खाता है, ठीक है। और ये क्या खाते हैं? हमारे प्लांट्स या फिर वेजिटेशन और ग्रासेस, ये चीज़ें खाते हैं ये। अब होगा ये कि जैसे ही टाइगर सारे ख़त्म हो जाएंगे, टाइगर सब सारे क्या हो गए? सारे टाइगर्स का डेथ हो गया, कोई टाइगर बचा नहीं। अब तुम बताओ, इन डियर्स को खाने वाला कोई बचा क्या? इन ऑक्स को, ज़ेब्रास को खाने वाला कोई बचा? बिल्कुल नहीं। अब इनका जो नंबर है, अब इनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक, क्योंकि इनको खाने वाला कोई है नहीं। अब इनका नंबर जब इंक्रीज़ होगा तो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में इन प्लांट्स का नंबर तो लिमिटेड होगा, ठीक है, ये तो लिमिटेड होगा। अब ये सारे एनिमल्स जब ये लिमिटेड प्लांट्स पर टूट पड़ेंगे खाने के लिए, तो तुम बताओ क्या ये फॉरेस्ट अपने आप को रीजनरेट कर पाएगा? नहीं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये सारे वेजिटेशन ख़त्म हो जाएंगे, दे विल एंड
अब ये वेजिटेशन, ग्रासेस, पेड़ पौधे जब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये एनिमल्स का पॉपुलेशन कंट्रोल हो नहीं रहा था और ये सारे पेड़ पौधे खा गए, अब जंगल में बचेगा क्या? जंगल में ये पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, जंगल में अब पेड़ पौधे हैं ही नहीं। अब जब पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि ये सारे एनिमल्स खा गए, सारे डियर, सारे जेब्रास खा गए, अब ये जब खा गए हैं, पेड़ पौधे अब हैं नहीं, तो अब ये आगे खाएंगे क्या? सबसे पहले क्या मर गया हमारा? वेजिटेशन चला गया। अब वेजिटेशन गया तो इनके पास भी खाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये भी अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ये भी धीरे धीरे मर जाएंगे। और लॉयन सबसे पहले हमारा गया था, लॉयन का डेथ सबसे पहले हुआ था। अब देखो, एक लॉयन की डेथ से सबसे पहले वेजिटेशन ख़त्म, फिर हर्बीवोरस एनिमल्स ख़त्म, मतलब पूरा हमारा इकोसिस्टम ख़त्म। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस कि एक स्पीशीज़ का इन्वायरमेंट में रोल क्या है। क्लियर? अगर यहाँ से तुम हर्बीवोरस को ख़त्म करोगे, डियर्स को, तो टाइगर मर जाएगा, और टाइगर मरेगा तो बस यहाँ पर फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होगा। क्लियर? तो हर एक स्पीशीज़ का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। तो देखो, ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ यही बता रही है कि हमको ध्यान देने की ज़रूरत है इन एनिमल्स के कंजर्वेशन पर। ठीक है? अब गवर्नमेंट ने इनके कंजर्वेशन के लिए किया क्या, ये देखो ज़रा। अब होता ये है कि सबसे पहले कि हमारे पास तो ये एनिमल्स बहुत, मतलब मान लो कि ये भी, इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। अब इनका हम एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। तो इनके एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है? तो उन स्टेप्स के बारे में हम आगे जाकर बात करते हैं। देखो, हमने जो एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन किया ना, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? आज 1300 प्लांट के स्पीशीज़ खतरे में हैं, 20 ऐसी प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो गायब हो चुके हैं। ठीक है? और कुछ जानवर कैसे स्पीशीज़ हैं, वो भी खतरे में आ चुके हैं, और कुछ तो जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ठीक है? अब इन सारे चीज़ों का, ठीक है, ये जो एनिमल और ये जानवर ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं या फिर खतरे में आ रहे हैं, इनका रीज़न क्या है? व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स? थ्रेट्स क्या है? सबसे पहला हंटिंग। हंटिंग एक मेजर थ्रेट है, और हम हंट क्यों कर रहे हैं? फॉर कमर्शियल पर्पसेस। पल्यूशन हमारा सेकेंड कॉज है, और पल्यूशन कहाँ से हो रहा है? केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, एसिड डिपॉजिट से। ठीक है? और फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़। अब एलियन स्पीशीज़, ठीक है, अब एलियन स्पीशीज़ का भी बाद में समझा देंगे, बस इतना जानो कि एलियन स्पीशीज़ वैसी स्पीशीज़ को बोला जाता है जो कि हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है या फिर हमारे यहाँ का जानवर नहीं है, हमने उस जानवर को कहीं और से लाया है। ठीक है? तो वैसी स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं? एलियन स्पीशीज़। और रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑल्सो ब्रिंग लैंड अंडर द कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन। अब हम जितना जो फॉरेस्ट कल्टिवेट कर रहे हैं ना, कल्टिवेशन के लिए और क्या हैबिटेशन के लिए, जो हम कट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, वो भी एक प्राइमरी रीज़न है कि इन जानवरों के पास घर का लॉस हो रहा है, और घर का लॉस हो रहा है जिससे अब इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो ये ह्यूमन एरिया में घुसेंगे, और ह्यूमन एरिया में आने की वजह से प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम होगा? मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब जब ये शहरी इलाकों में घुसेंगे तो वहाँ पर इंसानों और उस जानवर के बीच में लड़ाई होगा, और सिंपल सी बात है, कोई भी जानवर आ जाए इंसानों के सामने तो टिक नहीं सकता, तो फिर वो एनिमल का लास्ट में डेथ हो जाता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स पर या फिर फ़ोन वगैरह में न्यूज़ देखा होगा, कभी तेंदुआ घुस गया किसी के घर की तरफ, कभी कोई क्या बोल सकते हैं, लॉयन, टाइगर, ये सब घुस गया किसी घर की तरफ। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनका हैबिटेट, उनका जो फॉरेस्ट एरिया है वो हम उनसे छीने जा रहे हैं। अब देखो, गवर्नमेंट ने ना इन सारे एनिमल्स को और इन सारे जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, टेकन मैनी स्टेप्स। ठीक है? और वो स्टेप्स क्या क्या हैं? तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि बायोस्फीयर रिजर्व्स ओपन किए। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, ताकि जो ये फ्लोरा एंड फौना है ना, जो ये प्लांट्स और ये जानवर हैं, इनको हम सेव कर सकें। ठीक है? जिनमें से 12 के नाम इसमें दिए हुए हैं: सुंदरवन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नॉर्क्रेक, ग्रेट निकोबार, शिमली पार, पंचमढ़ी, ये अमरकंटक का रीजन, ये अगस्ता मलाई, कंचनजंगा, पन्ना, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक लैंड ऑफ एरिया को सिक्योर कर दिया और बोल दिया कि देखो भाई, खासकर इंसानों को, कि देखो भाई, आज से तुम उस
रीजन में, जैसे हम अगर ये एरिया सिक्योर कर रहे हैं ना, अगर इतना एरिया हमने सिक्योर कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन का एंट्री आज से बैन है, वहाँ पर इंसान जाएंगे नहीं, और इंसान जाएंगे नहीं तो क्या होगा, ये जानवर नेचुरली अपना ग्रोथ कर पाएंगे। अब आगे देखो, ये उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम है। तुम्हारे लिए एक होमवर्क ये बोल सकते हो कि गो, ठीक है, एंड सर्च ऑल दीज रीजन्स ऑन वेयर मैप पे जाकर सर्च करो। और अगर तुमको गूगल व्यू का ऑप्शन मिले ना, सॉरी स्ट्रीट व्यू का ऑप्शन मिले, ठीक है, तो जाकर देखो, तुमको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखो हमने अदर क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, ठीक है। अदर स्टेप्स में ये है कि फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दो, किसको, बोटानिकल गार्डन्स को, जो कि जानवरों या फिर प्लांट्स पौधों के कंजर्वेशन पे हेल्प कर रही हैं। फाइनेंशियल मतलब पैसे दो उनको, और टेक्निकल मतलब जो नए नए गैजेट्स चाहिए, जो नए नए मशीनरीज चाहिए वो उनको वो करो। अब प्रोजेक्ट टाइगर हमें लॉन्च किया, किसको सेव करने के लिए, टाइगर को सेव करने के लिए। प्रोजेक्ट राइनो कंजर्वेशन के लिए। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पता है क्या है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है। व्हाट इज दिस, दिस इज स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, जो कि वो भी खतरे में, तो उसको भी बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू किया। अब ये सारे प्रोजेक्ट से हुआ ये कि उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे रिवाइव कर गया। अब बात करो तो हमने बायो रिजर्व्स के अलावा 106 नेशनल पार्क सेटअप किए हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को सेटअप किया है, कुछ जियोलॉजिकल गार्डन्स जैसे वो पार्क वगैरह या फिर जो जू वगैरह होते हैं उसका हमने इस्टेब्लिशमेंट किया है, ताकि वैसे जानवर जो अब जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकते उनको हम जगह दे सकें। अब ये सारे जो स्टेप्स हैं ना, ये हमको बताते हैं कि, और जो कुछ भी हमने पढ़ा अब तक, हमने 5 या 4 लेक्चर्स में जो कुछ भी पढ़ा वो हमको ये बताते हैं, देखो भाई ये सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं ताकि हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है बचा रहे। अगर वो बचा रहेगा तो हमारा खुद का सर्वाइवल, एज बीइंग अ ह्यूमन, हमारा खुद का सर्वाइवल भी उन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट है, ठीक। एंड इट इज़ पॉसिबल इफ़ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ पुट टू इंडिमिनेटेंट। और ये बोल रहा है कि जो कुछ भी हम डिस्ट्रक्शन ला रहे हैं इस इकोलॉजिकल बैलेंस में, इसको अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए ही नुकसान करेगा ये, ठीक है। अब देख लो एक जो ये चीज़ बचा हुआ है, दैट इज़ माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है। अब माइग्रेटरी बर्ड्स होते क्या हैं, अगर खासकर रीजन्स की बात करोगे ना, 2 रीजन्स के बारे में देखो। एक रीजन के बारे में सोचो, दैट इज़ रशिया। रशिया हमारा नियर बाई कहाँ पर आता है, पोल के पास आता है। तो रशिया में जब गर्मियाँ होंगी तो वहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो तो वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जब रशिया में विंटर आता होगा तो बताओ, इंडिया में ये ट्रॉपिकल कंट्री है, तब यहाँ पर इतना विंटर आता है कि बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो रशिया तो फिर भी पोलर एरिया के पास में है, तो वहाँ पर बर्ड्स का सर्वाइव करना मुश्किल होता होगा या नहीं। तो वहाँ के बर्ड्स क्या करते हैं कि रशिया से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे रशिया कंसिडर कर लूँ तो रशिया से उड़ते हैं और कहाँ पर आते हैं, इंडिया, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बोल सकते हो। इन रीजन्स में आते हैं, क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है। और इक्वेटर के पास में मतलब कि अगर रशिया में विंटर है भी तो विंटर तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ का विंटर यहाँ के समर के बराबर होता है, क्लियर। तो इसीलिए ये माइग्रेट कर जाते हैं ताकि ये सर्वाइव कर सकें। तो इन्हीं बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, क्लियर। अब साइबेरियन क्रेन एग्जांपल दिया हुआ है, ये साइबेरियन क्रेन है, ठीक है। अब ये क्यों माइग्रेट करते हैं ये सब पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बता दिया कि ये जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, जब भी मौसम चेंज होता है, तो ये बर्ड्स माइग्रेट कर एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने लायक होगा। जैसे
टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। अब रबर कैसा वेजिटेशन है बताओ, तुम खुद बताओ, मैं नहीं बताने वाला। सिंकोना ट्रीडर फाउंड इन एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन, तुम ही बताओ। इन विच फॉलोइंग स्टेट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व्स लोकेटेड। अब सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व्स, मैंने बोला था ना कि ये जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं एक बार उनका लोकेशन देख लेना कहाँ कहाँ पर है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स। अब ये भी देख लेना। सबसे पहले इसके बारे में पता कर लो थोड़ा। किसके बारे में? ये कहाँ गया? द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, नाउ मेरी साइड से लेक्चर एंड है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और ये चैप्टर भी ख़त्म है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो देन दो चीज़ करना, ठीक है, या तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है, और तुम्हारे जो डाउट्स होंगे, अगर कुछ ज़्यादा बच्चों के डाउट्स हुए तो वो कलेक्टिवली एक 10 to 15 मिनट्स के वीडियो में वो डाउट ही क्लियर कर देंगे। क्लियर? देन बाय, टेक केयर।